नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच के तहत आज की इस क्लास में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। इसे पिछली क्लास में मैंने कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ के साथ-साथ मैंने ग्रेविटेशनल लॉ, गाउस लॉ और हमने ये भी देखा कि कहाँ-कहाँ हमारी लिमिटेशंस हो जाती है कि हम कूलॉम्स लॉ को नहीं लगा सकते। तो वो सारी बातें हमने देखी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली क्लास बहुत खास थी। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाता है, चाहे वो कूलॉम्स लॉ से पूछे, चाहे उसके कोएफ़िशिएंट के से पूछे या फिर आपके कोएफ़िशिएंट के अंदर जो परमिटिविटी होती है जिसे विद्युतशीलता कहते हैं उससे रिलेटेड पूछे, पूछा जाना है 1 या 2 क्वेश्चन उस क्लास को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। हालाँकि आज की इस क्लास में नया टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं, पिछले से कोई खास लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी पिछली क्लास का मैं यहाँ रिवाइज़ कराऊँगा क्योंकि वो क्लास इम्पोर्टेंट थी। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ एक क्लासें मैं यूट्यूब पे एज़ पर डेमो के तौर पे डाल रहा हूँ, तो उन सब बच्चों को बता दूँ कि हम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच। उसके लिए आप हमारी ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। ऐप का नाम है वीर कॉन्सेप्ट और मात्र 499 में कंप्लीट इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बता दूं 70 नंबर की इलेक्ट्रिकल थ्योरी आपको बहुत डिटेल से और बड़ी शिद्दत से करवाई जा रही है। थ्योरी के साथ-साथ आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड करके उनको प्रिंट फॉर्म में भी निकलवा सकते हो। जितना मैं यहाँ क्लास में कराता हूँ, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ में उसको प्रिंट फॉर्म में निकलवा भी सकते हो। और साथ-साथ आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उससे संबंधित 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन पहले आज से पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और सिलेक्शन में आपके कहीं न कहीं मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो मॉक टेस्ट को आप लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी ऐप पे ही टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में आप देखोगे, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट नज़र आएँगे। 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में उनको लगाना आपके लिए कंपल्सरी है। पिछली क्लास का है ये, जो बच्चा फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहा है उसको लगेगा कि मैं थोड़ा तेज़ भाग रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ ये पिछली क्लास का है। ये पीछे की जो भी क्लास होती है उसको हम क्लास के स्टार्टिंग में रिवीजन करते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में मैं कराता हूँ, क्लास के एंड में आपको करना होता है और ये एक टास्क होता है जिसको हर क्लास के बाद आपको परफॉर्म करना ही है। पिछली क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा। कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड इस बेस से ये 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कि कूलॉम्स का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, उससे बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है और दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? क्योंकि कूलॉम्स लॉ में 2 चार्ज बॉडी के बीच की दूरी को r से बताया जाता है, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ में 2 मास बॉडी द्रव्यमान की बॉडी के बीच की दूरी को r से बताया जाता है और जो इनके ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों से हम फोर्स निकालते हैं, तो वो फोर्स रहेगा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी F दोनों से ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये रूल इन दोनों में फॉलो होता है, कूलॉम्स लॉ में भी और ग्रेविटेशनल लॉ में भी। हालांकि कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड हमने स्टार्ट कुछ ऐसे किया था कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स आइंस्टीन डी कूलॉम ने 1785 में इसकी खोज की थी। मैंने बताया था कूलॉम्स का जो सेकंड लॉ है उसके तहत हम ये देखते हैं कि जिनका आवेश एक जैसा है, चाहे चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलॉम्स सेकंड लॉ के तहत सेम चार्ज है वो एक दूसरे को से दूर भागते हैं, यानी कि रिपल्जन का गुण आता है प्रतिकर्षण का, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं इसमें आकर्षण का गुण आता है, यानी कि अट्रैक्शन का गुण आता है। उसके बाद हमने देखा कि कूलॉम्स लॉ में हमने डिटेल से स्टार्ट किया तो 2 चार्ज बॉडी Q1 और Q2 उनके बीच लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। बीच की दूरी को अगर r से बताते हैं तो बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों को इकट्ठा किया तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो आपका कूलॉम्स कोएफिशिएंट K निकल के आता है। ये कूलॉम्स कोएफिशिएंट K ही आपका विद्युतशीलता परमिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। फिर कंपैरेटिवली भी देखा कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ। कूलॉम्स लॉ में आपके क्या होते हैं, चार्ज बॉडी होती है, ग्रेविटेशनल लॉ में आपकी मास बॉडी होती है। निकालेंगे फोर्स ही, चाहे वो चार्ज बॉडी कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाले, चाहे वो मास मतलब द्रव्यमान बॉडी ग्रेविटेशनल लॉ से निकाले। तो यहाँ से फोर्स निकलेगा तो यहाँ से भी फोर्स ही निकलेगा। फोर्स इज इक्वल टू K कूलॉम्स कोएफिशिएंट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कोएफिशिएंट G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। K और G क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है।
फिर उसके बाद हम यूनिट निकालते हैं पहले। हालांकि के और जी की वैल्यू हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। के की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 गुना में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैंने फोकस करवाया था कि भाई अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो आर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा और ये Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम को किस में, चार्ज को किस में मापते हैं, गुलाम में। तो गुलाम 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 का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। और के की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। वहां गुलाम क्यों है, क्योंकि चार्ज बॉडी है। यहाँ क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मास बॉडी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट जी की वैल्यू आएगी 6.67 गुना में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद हमने इस वैल्यू को जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, आप कूलम्ब्स कोफिशिएंट के की, है ना, जिसे विद्युतशीलता के सेंस में बोलते हैं, पेरा विद्युतांक बोलते हैं, उसकी वैल्यू को जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर यूज करोगे। और मैं बता दूं आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चनों की 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक सीरीज मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट कर रखी है। उसकी प्लेलिस्ट में भी आके टॉपिक पूरा करने के बाद इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत कारगर है। लेकिन इस के की वैल्यू को अगर इंटरनली देखा जाए तो ये होता है 1/4 पाई ई। ई क्या है, एप्सिलॉन, परमिटिविटी, विद्युतशीलता। ई का मान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी कि निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, जो हवा और निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना में 10 की पावर 12 गुलाम। ये यूनिट पलट जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर था, ये पलट जाएगी गुलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मोटा मोटा देखा जाए तो तीन वैल्यू याद कराई मैंने। एक तो कुलाम्स कोफिशिएंट के की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट जी की वैल्यू 6.67 गुना में 10 की पावर -11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और फिर मैंने यहां परमिटिविटी में एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू बताई आपको, वो क्या रहेगी 8.85 गुना में 10 की पावर -12 और यूनिट पलट जाएगी, कोलाम्स कोफिशिएंट के की यूनिट पलट जाएगी, वो था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये पलट क्या आ जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और जो आपका ई आर होता है, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, उसका हवा और निर्वात में मान एक होता है, जो यूनिट लेस होता है। ये यूनिट लेस वाली बात एग्जाम में पूछी भी गई है। उसके बाद हमने देखा कि कूलम्ब सलाह की कुछ सीमाएं हैं। कूलम्ब सलाह की कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं को तोड़ते हुए आगे कौन आएगा, गाउस लॉ आएगा। यानी कि कूलम्ब सलाह है वो आपका बिंदु आवेश पे लागू होता है और स्थिर आवेशों पे लागू होता है, मतलब गतिमान आवेशों पे ये लागू नहीं होता। बिंदु और गतिमान पे, बिंदु पे और स्थिर पे लागू होता है। इसके अलावा बहुत छोटी चार्ज पे भी लागू, बहुत छोटी दूरी पे नहीं लागू होता और बहुत बड़ी दूरी पे भी नहीं लागू होता। छोटी दूरी पर कितनी, नाभिकीय दूरी पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि वहां नाभिकीय बल हावी हो जाता है। नाभिकीय दूरी कितनी थी, पिछली क्लास में बताया 1.75 गुना में 10 की पावर -15 मीटर। ये जो 10 की पावर -15 मीटर है, ये पेपर में पूछा गया है, जिसे फर्मी मीटर कहते हैं। तो कूलम्ब लॉ की जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को तोड़ते हुए कौन आएगा, गाउस लॉ आएगा, गाउस का नियम आएगा। और उसमें मैंने बताया था कि भी ये सब जगह लागू होता है, ऑलमोस्ट सभी जगह लागू होगा, जिसमें स्थिर आवेश पे, बिंदु आवेश पे, फिर अनंत लाइन चार्ज पे, अनंत लाइन सीट पे और समान रूप से गोलाकार सीट पे भी ये लागू होता है। एक टॉपिक और बीच में बचा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो बहुत ही सिंपल था, इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। फिर सर इसे हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये सदिश राशि है, ई से निरूपित किया जाता है, इस वजह से कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से हमने कूलम्ब लॉ से हमने फोर्स निकाला के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि इकाई आवेश पे लगने वाला बल, एक आवेश को इकाई मान लिया तो दूसरे को क्यों मान लिया, तो फॉर्मूला बना F इजिकल टू के Q1, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह 1 आ जाएगा, के Q अपन में आर स्क्वायर। तो यही फोर्स का फॉर्मूला अब बन जाएगा आपका क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है विद्युत क्षेत्र की प्रवणता, जो क्षेत्र तीव्रता के बिल्कुल विपरीत होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ घटती जाती है, क्योंकि ये दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही आपकी कूलम्ब लॉ के फोर्स के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले से के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर से इंडिकेट कर दिया। उसको हम न्यूटन में माप रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वोल्ट में निरूपित करेंगे, वोल्ट में से व्यक्त किया जाएगा। तो यहां तक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। होप सो कि आपको पिछला अच्छे से समझ में आया होगा। और अब यहां से हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास की स्टार्टिंग में रिवीजन मैं कराता हूं, क्लास के एंड में आपको रिवीजन करना है।
जिन बच्चों ने फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, उनको मैं बता देता हूँ, आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप अपनी रिवीज़न की आदत नहीं डालोगे, तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। रिवीज़न कीजिए, यही जो क्लासों में मैं बता रहा हूँ ना, चुनिंदा जो चीज़ें मैं लिख के लेके आता हूँ, एक-एक पॉइंट पे जो मैं वर्क करता हूँ, वो सच मायने में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उनको अच्छे से बार-बार, बार-बार, बार-बार आप रिपीट करते रहिए। आप पाओगे एक दिन कि आप इस 70 की थ्योरी में से खुद से बिना ऑप्शन पढ़े हुए 50 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे, बिना ऑप्शन पढ़े। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर क्लिक हो जाएगा, क्योंकि आपने इतनी बार उस चीज को रिवाइज कर दिया होगा। तो रिवीजन मस्ट है। आज की इस क्लास में क्या रहेगा, हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। उस विद्युत धारा पे जाने से पहले जो पीछे का हमने पढ़ा था, एटम वाला पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, वो सारा का सारा अब यहाँ 3-4 लाइनों में सारा का सारा उस चीज का निचोड़ आ जाएगा। विद्युत धारा किस प्रकार से बनी है, किस प्रकार से हम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा से इंडिकेट करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर विद्युत धारा को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक आती है आपकी डीसी, एक आती है एसी। डीसी में भी दो कैटेगरी है, डीसी में भी दो कैटेगरी है, एक डीसी जिसे शुद्ध डीसी कहते हैं, एक जिसे संबंधित यानी कि प्लस सेटिंग डीसी कहते हैं, उनके डायग्राम से हम देखेंगे। और एसी में चार प्रकार की वेव आप देखते हो, एक साइनोसॉइडल वेव होती है, एक आपकी स्क्वायर वेव होती है, एक आपकी साटूथ वेव होती है, और एक आपकी ट्रायंगुलर वेव होती है, जो सारे के सारे मैं आपको डायग्राम के साथ बताने वाला हूं। क्लास के एंड तक बस बने रहना है, एक एक चीज आपके माइंड में अच्छे से सेट ना हो जाए, जैसे साइनोसॉइडल, स्क्वायर, और फिर आपकी कौन सी होती है साटूथ, और यह होगी आपकी ट्रायंगुलर। क्लियर है? तो ये सारी चीज बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगी। बस मेरे को एक बार आपको स्टार्ट करवाने की देरी थी, बस स्टार्ट करवा दिया है, तो नो डाउट आपके माइंड में अच्छे से सेट भी होगा। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के क्वेश्चन लगा लेते हो, विश्वास रखिए आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। मात्र नॉमिनल सा चार्ज है 499 में, आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। इलेक्ट्रिक करंट का बहाव पहले ये समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। हमने बचपन से ये पढ़ा है, बचपन से तो क्या, अपनी जब आईटीआई की है, पोलटेक की है, बीटेक की है, तब ये बात आई थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। एक्चुअल में तो ये मैंने पिछली क्लास में कहीं जिक्र किया भी होगा, नहीं किया तो मैं बता दूं, ये एक मिथ बन गया था। मिथ कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब चार्ज के बारे में बता रहे थे, तो वहां से ये एक बस ट्रेंड चला आया कि इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जबकि विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत बहते हैं। और वही प्रचलन मैंने तो बुकिश तौर पे बताया आपको, बहुत अच्छी खासी डीप वाली नॉलेज वाली किताबों में पढ़ोगे तो आपको ये बात मिलेगी कि ये मिसकॉन्सेप्ट था जो ट्रेंड में आया, और वही आज तक फॉलो होता जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि चार्ज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज क्या है, चार्ज आपके वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लास्ट एटम में मौजूद थे, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होके मूव करने लगे, वही आपके चार्ज थे। वही चीज को यहां से स्टार्ट भी हम करेंगे, तो वो चार्ज ही तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी विद्युत धारा। समझ गए मेरी बात को? तो ये मिसकॉन्सेप्ट था, लेकिन हमें तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन से मतलब है, हमें वही चीज को करना है जहां एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में टेक्निकल बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन अपना सही होना चाहिए, और बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो अच्छा, ये करंट क्यों बहता है, ये चार्ज क्यों बहता है? देखो एक छोटी सी बात से फिर अपने इस टॉपिक पे आ जाएंगे। आपके घरों में जो पानी का बहाव है, आप उसी से रिलेट कर सकते हो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, अपने विद्युत को, अपनी विद्युत धारा को। कैसे? आपके पानी का बहाव, ऊपर छत पे टंकी रखते हैं तभी तो आपके नीचे जो जितने भी नल है, आपके जो देसी भाषा में बोलूं टूंटी है, उनमें पानी कैसे आएगा? क्योंकि ऊपर क्या और नीचे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा अंतर, यानी कि हालांकि ये पोटेंशियल डिफरेंस घरों में लागू नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस तो अपने इस टॉपिक में लागू होगा। पोटेंशियल को कुछ आप वोल्टेज समझ सकते हो, डिफरेंस को अंतर समझ सकते हो, यानी कि जो ऊपर से ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी बहता है, हमेशा ऊंचे से नीचे। अगर मैं समतल में रख दूं तो ये मार्कर कहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, अगर मैं आगे की तरफ झुका दूं तो ये मार्कर ऐसे, अरे बाबा रे गिर गया भाई, ठीक है माफी चाहते हैं। तो ये बन गया था एग्जाम्पल के सारे, ये जब गिर जाता है ना तो भाई 3-4 बार और गिरेगा तो नया ही खरीदना पड़ेगा। क्रिकेट छोटे हुए बहुत टाइम हो गया, पूरा मत मानना, ये मैं सोचना है यार सर का एग्जाम्पल ही, कोई बात नहीं, हो जाता। तो कहने का मतलब भाई ये जैसे गिर गया था, तो तो ये क्यों बहे, आपके ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स कब बहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आपके तब बहेंगे जब दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब एक प्रकार का वोल्टेज रहता है, उनके बीच में अंतर होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे।
बस ये चीज अगर समझ में आ गई, हालांकि अगले चैप्टर में ना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ, लेकिन मोटा मोटा मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन का बहाव ऐसे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का बहाव, पानी का बहाव तभी होता है जब पानी का बहाव कब होगा, ऊंचाई से नीचाई, हाई लेवल से लो लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव भी यहाँ हाई लेवल लो लेवल तो है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ये वायर ऊंचा है यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएंगे, नहीं। हम कहेंगे कि वोल्टेज डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वोल्टेज में अंतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होगा। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि सभी शुद्ध धातु, अच्छा शुद्ध धातु ही क्यों लिए हैं, क्योंकि आपके 3 प्रकार के पदार्थ हमने पढ़े हैं पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। एक होता है चालक जिसमें से करंट बहुत इजीली पास हो जाए, एक आपका सेमीकंडक्टर अर्धचालक जो ढीठ प्रकार का है, टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, एक होता है इंसुलेटर जिसमें से करंट का प्रभाव नहीं होगा। तो हम तो कोई ऐसा वायर लेंगे ना जिसमें से करंट बहुत इजीली पास हो जाए, तो हमने लिया शुद्ध धातु। और शुद्ध धातु में 4 प्रकार के धातु मैंने आपको बताए थे जिनके परमाणु क्रमांक आपको याद रखने हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी और आपका सोना, ठीक है, यानी कि आपका गोल्ड। इन चारों के परमाणु क्रमांक याद रखिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। शुद्ध धातु के बाहरी कक्ष आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे जो बाहरी कक्ष होता है, इस आउटर मोस्ट कक्ष को क्या कहते हैं, बता रखा है ये भी, क्या कहते हैं, संयोजी बैंड। इस संयोजी बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ मजबूती से नहीं बंधे होते, जो बीच में न्यूक्लियस होता है उस पे उसका बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं। धातुओं कंडक्टरों में समतंत्र इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में अव्यवस्थित रूप से घूमते रहते हैं। ये देखो ये घूम, आप कहोगे सर ये एक एटम है, नहीं, इसके अंदर ये कंडक्टिंग वायर है, शुद्ध धातु है ये, जिसके अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम होंगे। उन एटम के लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, जिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस यानी कि एटम के बीच में जो भाग होता है, संघन भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता। इस वजह से वो रैंडमली ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि वो अपने एटम को छोड़ चुके होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को कहा क्या कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन उन्हें समतंत्र इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जिन्हें, उन्हें नहीं, जिन्हें क्या कहा जाता है अभी, जिन्हें समतंत्र इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, समतंत्र इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर इस कंडक्टिंग वायर को, इस कंडक्टिंग वायर में मैं पोटेंशियल डिफरेंस बना दूं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज में अंतर पैदा कर दूं, जैसे मान लूं कि ये वाला जो टर्मिनल है उसको मैंने कह दिया कि ये ए टर्मिनल है और इस टर्मिनल को मैंने कह दिया कि ये बी टर्मिनल है। अगर ए टर्मिनल को मान लूं कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा दूं और बी टर्मिनल का वोल्टेज कम कर दूं, यानी कि आपका टर्मिनल यानी कि वोल्टेज बी वाले की वोल्टेज को डाउन कर दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया। मान लेते हैं पहले कोई वोल्टेज नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था, यहाँ भी 2 वोल्ट था, यहाँ भी 2 वोल्ट था, मैंने क्या किया, यहाँ 5 वोल्ट कर दिया और यहाँ आपका 2 का 2 वोल्ट रखा, तो वोल्टेज डिफरेंस हो गया। वोल्टेज डिफरेंस कैसे होगा कि बाहर से कोई हम सोर्स या सोर्स ऑफ ईएमएफ कोई वोल्टेज के लिए कोई सेल या बैटरी जोड़ दे तो आपका वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आइए कैसे क्रिएट करेंगे उसी बात पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये यहाँ से, ठीक है। देखिए वो क्या कह रहा है कि उपयुक्त बल द्वारा, उपयुक्त बल अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर ए तथा बी के सिरों के बीच में इस प्रकार से लगाया जाए। किस प्रकार से लगाया जाए, यही वो वायर था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे। मैंने इस टर्मिनल को ए मान लिया, इस टर्मिनल को बी मान लिया। अब तक इसको किसी बाहर से उपयुक्त बल से नहीं जोड़ा गया। उपयुक्त बल से जोड़ना मतलब कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ जोड़ देना, कोई सेल या बैटरी लगा देना, ठीक है, लेकिन अब तक नहीं जोड़ा। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने रैंडमली जो एटम से आजाद हुए ना वो रैंडमली ऐसे मूव कर रहे हैं। और ये वायर कौन सी है, ये एक मेटेलिक वायर है, कंडक्टिंग शुद्ध धातु की एक वायर है। जैसे ही इस उपयुक्त वोल्टेज से इसे जोड़ा गया, इस टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया मैंने, इस सेल के, बैटरी होती तो यहाँ 3-4 ऐसी खड़ी लाइनें होती, लेकिन कोई सेल है तो बस 2 ही लाइनें होती है, एक पॉजिटिव एक टर्मिनल एक नेगेटिव। तो इस ए को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इस बी को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और जैसे ही जोड़ा तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया, ये यहाँ वोल्टेज कम है, ये नेगेटिव पोटेंशियल बन गया। तो जैसे ही मैंने जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉन पहले फ्री रैंडमली मूव कर रहे थे, रैंडमली मतलब इधर उधर ऐसे ही भाग रहे थे, अब वो एक पर्टिकुलर दिशा में बहने लग गए। और पता है कहां से बहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल लो वोल्टेज से हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में भर भर के पूछी जाती है, बस मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के सारे बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स, धारा का जिक्र नहीं किया मैंने अब तक, धारा का जिक्र यहाँ होगा, पिछला पूरा पेज बाकी बढ़ा है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा
लो पोटेंशियल, लो वोल्टेज, पोटेंशियल एक प्रकार का वोल्टेज ही समझो, हालांकि पोटेंशियल के पर्टिकुलर डेफिनेशन है आगे अगली क्लास में देखेंगे। लो पोटेंशियल से हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, उच्च वोल्टेज की तरफ जाता है। तो ये ए टर्मिनल जिसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ा इसका मतलब यहां ज्यादा वोल्टेज है, बी टर्मिनल इसको जिसको मैंने नेगेटिव से जोड़ा इसका मतलब यहां कम वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले कभी रैंडमली इधर उधर ऐसे भाग रहे थे, अब वो एक पर्टिकुलर दिशा पकड़ गए, यानी कि लो पोटेंशियल से कहां की तरफ जाने लग गए, हाई पोटेंशियल की तरफ जाने लग गए। उपयुक्त बल किससे प्राप्त होगा, कोई सेल या बैटरी से, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। उपयुक्त बल जिससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया। कंडक्टर ए, क्या बोला है, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के सिरों में और कंडक्टर बी के सिरों के बीच में इस प्रकार से लगाया जाए। उपयुक्त बल कोई सेल बैटरी जोड़ दी, जिसकी वजह से क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस बना। पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में बना, यानी कि कंडक्टर का जो टर्मिनल ए था, कंडक्टर के ए और बी टर्मिनल पे, कंडक्टर के ए और बी टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। इस बात को फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, कोई सेल या बैटरी लगाने से आपका वोल्टेज डिफरेंस बना। किस किस के बीच में बना, तो कंडक्टर का टर्मिनल ए और कंडक्टर के टर्मिनल बी के बीच में। ए को बना दिया पॉजिटिव टर्मिनल और बी को बना दिया नेगेटिव टर्मिनल। सिरा ए पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा वोल्टेज को बताएगा और बी सिरा नेगेटिव टर्मिनल कम वोल्टेज को बताएगा। ठीक है भाई, ए को हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव, ए को हमने क्या बना दिया, ज्यादा वोल्टेज वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पर, और बी को क्या बना दिया, बी सिरा नेगेटिव पोटेंशियल यानी कम वोल्टेज वाला हमने डिसाइड कर दिया। और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, धारा का अभी तक कोई भी जिक्र नहीं आया, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं। तब कंडक्टर में से तब कंडक्टर उस कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रॉन्स की यह अव्यवस्थित गति व्यवस्थित गति में बदल जाती है। जैसे ही हमने इस कंडक्टिंग वायर का पहला टर्मिनल ए डिसाइड किया, दूसरा टर्मिनल बी, इस ए टर्मिनल को, हो सकता है कि आपका ए टर्मिनल ये होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव कहां जोड़ा आपने। अगर पॉजिटिव इस साइड से जोड़ा होता तो आपका ये ज्यादा वोल्टेज वाला सिरा होता, ये कम वोल्टेज वाला सिरा होता, तो इलेक्ट्रॉन कम से ज्यादा की तरफ बहते। समझ गए मेरी बात को। लेकिन हमने इस ए को पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा वोल्टेज वाले टर्मिनल से जोड़ दिया, यानी कि पॉजिटिव से जोड़ा, बी को हमने नेगेटिव से जोड़ा। तो अब आपका ये जो कंडक्टिंग वायर था, अब इसके अंदर पोटेंशियल डिसाइड हो चुका। मैंने क्या बताया था, पानी का बहाव और इलेक्ट्रॉन्स का बहाव तभी होगा जब आपके पानी का बहाव ऊंचाई से नीचाई की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स का बहाव भी तब होगा जब वोल्टेज का अंतर हो। तो वोल्टेज का अंतर हो गया, ये आपके ज्यादा वोल्टेज हाई वोल्टेज है, यहां आपका क्या है, हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। और हाई वोल्टेज मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से इंडिकेट किया गया है। और यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका लो वोल्टेज है, और लो वोल्टेज आपके किससे इंडिकेट किया है, लो वोल्टेज आपके नेगेटिव टर्मिनल से इंडिकेट किया है। तब जो अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित दिशा में आ गए, और वही व्यवस्थित दिशा में इलेक्ट्रॉन का आना ही आपका क्या कहलाता है, वह व्यवस्थित दिशा में इलेक्ट्रॉन का आना आपका इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इस प्रकार का एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का एक दिशा में बहाव इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इस बात को सीधा भी बता सकता था, लेकिन मजा उन्हीं को आ रहा होगा जिसने स्टार्टिंग से इन क्लासों को देखा होगा, जो वो सिर्फ आज ये सोच रहा है कि इसी क्लास से मेरे को सारा कुछ समझ में आ जाए, इतना पॉसिबल। ठीक है, इतना आसान होता तो फिर बाकी टीचर बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऐप पे पढ़ा रहे हैं। यहाँ उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो भाई मतलब ये सोच रहे कि 70 में से 70 मारने हैं। उन बच्चों को ये बात तभी समझ में आ रही होगी जिन्होंने क्लास स्टार्टिंग से देखी होगी। और इन इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की दर को इलेक्ट्रिसिटी करंट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का बहाव और उसकी दर, दर मतलब प्रति सेकंड कितना जा रहा है, प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब प्रत्येक सेकंड कितना जा रहा है, प्रत्येक मिनट कितना जा रहा है, प्रत्येक घंटे में कितना जा रहा है। समझ गए भाई, जिस प्रकार से पानी के बहाव को कैसे क्यूबिक में मापते हैं ना, भाई इतना पानी 1 घंटे में आ गया, इतने लीटर, इतने क्यूबिक लीटर पानी निकल गया 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में। तो ठीक उसी प्रकार से जिन इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रेंडमली घूम रहे थे, कोई बाहर से उपयुक्त बल, कोई सेल बैटरी जोड़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बना, टर्मिनल ए और बी के बीच में वोल्टेज का अंतर बना, तो जो अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने व्यवस्थित दिशा पकड़ ली। कैसे पकड़ी, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ। जो ये व्यवस्थित दिशा पकड़ी इलेक्ट्रॉन की, वो तो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का एक व्यवस्थित दिशा में बहना इलेक्ट्रिसिटी, और वो किस दर से बह रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। हालांकि इनकी और भी डेफिनेशन आगे हम देखेंगे। तो ये बात आ गई समझ में। ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रेंडमली मूव कर रहे हैं। जब इसको हमने
किसी उपयुक्त ऊर्जा स्रोत से, किससे, सेल या बैटरी से जोड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस बना ए और बी टर्मिनल में। ए को पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल, बी को नेगेटिव पोटेंशियल बना दिया। जो अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने व्यवस्थित दिशा पकड़ ली, यानी कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बहने लग गए, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहने लग गए। तो जो वो व्यवस्थित तरीके से इलेक्ट्रॉन का बहना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, और कितनी दर से बह रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब पढ़िए, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव बी सिरे से ए सिरे की ओर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लो पोटेंशियल से बी सिरे से ए सिरे की ओर होता है, यानी कि लो पोटेंशियल से लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, कैसे, क्यों हुआ सर ऐसा? सुनो मेरी बात को, इसको तो मैं हटा रहा हूं, ये तो सारा कुछ लिखा ही पड़ा है। आप ऐसा क्यों हुआ, आप बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली थे तब तक इस पे कोई भी मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल इस ए टर्मिनल से जोड़ा तो यहाँ पर बाहर से कौन खींच रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा है, भी नेगेटिव चार्ज है। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो मैं सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट करूंगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन से मैं बता रहा हूं। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव जो चार्ज है, तो बाहर से कौन दिख रहा है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज। आप बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या कहा था कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इस टर्मिनल को हमने पॉजिटिव बनाया तो बाहर से पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। तो बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल, उसका वोल्टेज ज्यादा है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्यों खींच रहा है बताइए? क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अपने नाभिक को छोड़ चुके। घर का कुत्ता, क्या है वो कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अपने एटम के नाभिक से, है ना, लास्ट वाले ऑर्बिट में थे, ज्यादा एनर्जी लेवल था, है ना, नाभिक से दूर थे, घर के कंट्रोल से दूर थे, तो फ्री होकर मूव करने लग गए। मूव करने लगे तभी अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ है, अदरवाइज हम घर्षण वाले में ही रह जाते। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा माहौल बना रहा हूँ कि ये वो है जो अपने घर को छोड़ चुके, तो घर के छोड़ चुके तो भाई भटकेंगे। अब भटकेंगे कैसे, जैसे इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया हमने, ये नेगेटिव चार्ज खींचा आया, आता है ना खींचा हुआ, और कुछ समझदार लोग इसको समझ भी गए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, प्रकृति का नियम है, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, और जरूरी नहीं कि नेगेटिव सेंस में बोला जाए, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं भाई। तो अट्रैक्ट किया इन्होंने, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, और लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ वाले जो नेगेटिव चार्ज है वो कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन को भागो, तुम भागो भागो, यहाँ से इनको पुश कर रहा है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल आगे की तरफ खरीद रहा है, खींच रहा है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इनको खींचता है। इलेक्ट्रॉन उस दिशा में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उस दिशा में जा रहे हैं। आप देखिए घरों में जो पानी होता है वो हाई वोल्ट ऊंचाई से निचाई की तरफ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं। लेकिन पानी का बहाव विद्युत धारा का बहाव के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बहाव के बराबर नहीं होता। मैंने पीछे 2-3 बार बोला कि मैंने अभी तक आपकी विद्युत धारा का जिक्र नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपके करंट का जिक्र नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है। तो इलेक्ट्रॉन का बहाव विद्युत धारा का बहाव नहीं है। पानी का बहाव और विद्युत धारा का बहाव एक जैसा होता है, पानी का बहाव ऊंचाई से निचाई की तरफ, ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा का प्रभाव पॉजिटिव टर्मिनल से आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का बहाव आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। पढ़ के देखो, इलेक्ट्रॉन का बहाव बी सिरे से ए सिरे की ओर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पर नेगेटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे बी द्वारा आकर्षित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव आवेश होता है, और आपका ए सिरे पर पॉजिटिव आवेश के द्वारा क्या किया जाता है जी, आकर्षित किया जाता है, बाहर की तरफ खींचा जाता है। इलेक्ट्रॉन का बहाव नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में भर भर के पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन का बहाव हमेशा कहां से होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, या इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, अर्थात कन्वेंशनल करंट की दिशा के विपरीत होता है। कन्वेंशनल करंट जो जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट मतलब विद्युत धारा के प्रभाव के विपरीत दिशा में होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का भाव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो कन्वेंशनल करंट का भाव यानी कि विद्युत धारा का प्रभाव क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव दिशा में प्रभावित होते हैं। ये दोनों लाइन एग्जाम में भर भर के पूछी।
यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज उसे खींच रहा है। जबकि आपके इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल विपरीत आपकी विद्युत धारा, कन्वेंशनल करंट, यानी कि आपका जो विद्युत धारा है वो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि सबसे पहले हमने कोई एक ऐसा वायर देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं तुमको बड़े जोर से बता रहा था कि भाई ये बात तुमको तभी समझ में आएगी जब तुम यहाँ एटम वाले टॉपिक पे फोकस करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लगा यार कि ये एटम टॉपिक को इतना डिटेल से क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैंने उस टॉपिक को इतना शिद्दत से पढ़ाया, आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो यूट्यूब पे कराए और एक ही क्वेश्चन पे इतना फोकस करवाया। क्वेश्चनों के साथ साथ मैंने क्या कहा था आपको कि आगे चलकर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब तुमको याद आ रही है क्या वो बात जब मैंने कहा था कि भाई लास्ट वाला ऑर्बिट, जिसे ऑर्बिट को नील्स बोर ने बताया था के एल एम एन, एन वाले सेल लास्ट अगर ओ है तो ओ सेल में जिसके एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसे सीओजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो वाला एनर्जी बनाएगा जिसे आवेश कहते हैं। उसी आवेश एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करने लग जाए। फ्री होकर मूव कब करने लगेगा? जब उस पर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करेंगे, कोई सेल या बैटरी जोड़ेंगे। तो सेल और बैटरी ने उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, पॉजिटिव टर्मिनल ने खींचा, तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, तो धारा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगी। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जी आपकी अब प्रॉपर डेफिनेशन विद्युत धारा। इससे पहले क्या था? इससे पहले कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। अब उसी बात को यहाँ चंद शब्दों में लिख रखा है। कह रखा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। आवेश क्या है? आवेश क्या है? मैंने क्या कहा था आपको? ये वाले पेज पे ध्यान पूर्वक पढ़िए आप। मैंने क्या कहा था कि जब आप किसी चालक तार को, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली घूम रहे हो, उसको कोई आप उपयुक्त बल, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ वोल्टेज बैटरी से जोड़ देते हो, तब आपके जो अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन्स थे वो व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं और पर्टिकुलर दिशा पकड़ लेते हैं। उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा, और उस इलेक्ट्रिसिटी के बहाव की दर आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के पीछे हमने देखा जो अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो निश्चित दिशा में व्यवस्थित तरीके से बहने लग गए। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आवेश, एक प्रकार की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर बोल दीजिए, चाहे आवेश की प्रवाह की दर बोल दीजिए, चाहे आपकी एक प्रकार की एनर्जी, एनर्जी तो है ना वो, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन जो फ्री होकर मूव करे हैं वो आपस में टकराएंगे तो एक प्रकार की एनर्जी बनाएंगे। तो कह रहा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? वो आपका विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? विद्युत धारा कहा जाता है। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट। ठीक है, कोई आ गया था एक बार। तो क्या कहा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है जी? विद्युत धारा। तो आई बराबर क्या बोल सकते हैं? आवेश प्रवाह की दर। दर को बता रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जी डी क्यू बाई डी टी। अब आप कहोगे सर ये क्या है डी क्यू बाई डी टी? हमने तो पहली बार देखा है, परेशान मत होना, बहुत सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। ये कभी कभार ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि आवेश, आवेश को क्यू, क्यू से इंडिकेट करते हैं, दर टाइम को इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये टाइम मतलब, दर मतलब इन द सेंस टाइम को इंडिकेट करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे देखने को मिल जाता है। ये ना दिखे तो ये वाला मिल सकता है आवेश प्रवाह की दर, आवेश क्यू है और प्रवाह की दर मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन नहीं, नहीं दिखा सर, देख हमें तो नहीं दिखा, कोई बात नहीं भाई। तो ये वाला तो आपने याद ही किया होगा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हाँ अब देखा देखा लगा सर, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हमने बहुत बार देखा है कि आई इज इक्वल टू यानी कि आवेश बटा में टाइम, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं जी? विद्युत। तो सर इससे पहले क्या था भाई? ये जो लिख रखा है ना ये किताबी तौर पर कि आवेश के प्रवाह की दर, हमने समझा तो अभी पीछे है कैसे आवेश प्रवाह किया। कैसे कोई एक तार था, ऐसे ही उसको पड़ा पड़े थे इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही घूम रहे थे इधर उधर, जैसे ही जोड़ा सेल बैटरी से निश्चित दिशा पकड़ ली, इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव से पॉजिटिव, धारा चली गई कन्वेंशनल धारा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो तो तब पकड़ी। लेकिन जो अव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित तरीकों का इलेक्ट्रॉन का भाव वो इलेक्ट्रिसिटी बन गया। आवेश प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, जो दर है वो उसको डी क्यू बाई डी टी से, डेल क्यू बाई डेल टी से इंडिकेट करते हैं। और सिंपल फॉर्म में कहूं तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन में टी होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन में टी होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप क्यू को, चार्ज को किस में मापते हैं? आप कूलाम में मापते हैं। आप टी को किस में मापते हैं? आप टी को
समय को तो सेकंड में मापते हैं सर, समय को तो किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या मिल जाएगी, चार्ज और बटा में क्या था, टाइम, तो कूलाम पर सेकंड। और पता है कूलाम जो पर सेकंड है, यहां लिख रहा हूं, वहां स्पेस कम हो गया, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, इसी कूलाम पर सेकंड को पता है क्या कहा जाता है, कूलाम पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, एम्पियर। तो इस बात को अब थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख देता हूं। आपकी विद्युत धारा का मात्रक क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है जी, एम्पियर। एम्पियर क्या है जी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। चलो कोई बात नहीं, एएमपी, एम्पियर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, स्पेस कम है। तो एम्पियर इज इक्वल टू क्या है, विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर होता है। लेकिन विद्युत धारा के हमने देखा आवेश प्रवाह की दर क्यू अपन में टी, आवेश को कूलाम में और टाइम को सेकंड में। तो एक एम्पियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। तो ये एक एम्पियर की डेफिनेशन भी बन जाती है कि एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज को किसी कंडक्टिंग वायर में से जब गुजारा जाएगा तो उस धारा का मान कितना होगा, एक एम्पियर होगा। एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज को, एक कूलाम आवेश को किसी एक कंडक्टिंग वायर में से गुजारेंगे तो उस धारा का मान एक एम्पियर होगा, उसकी वैल्यू एक एम्पियर। लेकिन आगे आएगा, ये सब परेशान मत होना। कह रहे कि डीसी विद्युत धारा में आई से इंडिकेट करते हैं, ये डीसी विद्युत धारा में आई से इंडिकेट करते हैं, एसी विद्युत धारा में छोटे आई से इंडिकेट करते हैं। क्या कोई पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बस तुमको बता दिया ज्ञान के तौर पर कि डीसी में कैपिटल आई से, और आई मतलब है आपका क्या, इलेक्ट्रिक करंट, करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। मौलिक भौतिक राशियां भी आपने पढ़ी थी, विद्युत धारा, द्रव्यमान, समय, है ना, पढ़ा है ना आपने, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, तो उसके कुछ सिंबल है। जैसे समय को किससे, समय को आप टी से इंडिकेट करते हो, देखो ये मैंने समय के लिए टी लिखा। चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हो, तो विद्युत धारा को किससे, आई से। डीसी परिपथ में कैपिटल आई से और एसी परिपथ में स्मॉल आई से। पेपर में आएगा, नहीं आएगा, आगे बढ़िए। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। भाई सोच भी नहीं सकते कितनी चाल होती है ये, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी ज्यादा दूर है, वो भी पृथ्वी तक अपनी प्रकाश की किरणों को, है ना, 8 सेकंड 7 सेकंड समथिंग में आपको समय होगा, 8 सेकंड में पहुंच जाती है। यानी कि इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में अपने सौरमंडल से बात करते हैं, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा हो जाता है, हमें इतना ज्ञान नहीं है। अपने सौरमंडल में अगर सबसे ज्यादा किसी की स्पीड है तो वो किसकी है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और प्रकाश की चाल के बराबरी किसकी है, विद्युत धारा की चाल है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको बारे में थोड़ा और डिटेल से हम जानेंगे लास्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ मैंने फिर से बताया है कि विद्युत धारा का वेग, वेग मायने चाल, विद्युत धारा की गति निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के तुल्य होती है, जो लगभग 1,86,000 माइल्स पर सेकंड के बराबर होता है। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेल से, लेकिन पहले बेसिक बातों को यहाँ कवर किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। आई इज इक्वल टू क्यू अपन में टी, आप बहुत बार पढ़ चुके हो। क्यू मतलब आवेश, आवेश को कूलाम में मापते हैं, समय को टी सेकंड में मापते हैं, तो कूलाम पर सेकंड आपका एम्पियर बन जाता है। तो कह रहा है कि इसकी चाल है कैपिटल आई से डीसी में, स्मॉल आई से एसी में। पर विद्युत की चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 गुना 10 की पावर 8, इतने सेकंड, इतने मीटर आगे निकल जाता है प्रकाश। तो कह रहे हैं कि मात्रक, इसका जो मात्रक है वो एक मात्रक अभी हम पढ़ के आए हैं, एम्पियर, एम्पियर होता है एक मात्रक, और कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक है। एक अन्य मात्रक बायोट भी है। तो 3 प्रकार के मात्रक होते हैं, और एक बायोट की वैल्यू है वो 10 एम्पियर के बराबर होती है। आपका एसआई मात्रक एम्पियर, एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर को आप बोल सकते हो कूलाम पर सेकंड, एम्पियर को आप क्या बोल सकते हो, कूलाम पर सेकंड। एक इसका और बड़ा मात्रक होता है जिसे बायोट कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोट। और एक बायोट है वो 10 एम्पियर के बराबर होता है। और एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड कहां से आया, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू अपन में टी है। क्यू चार्ज, चार्ज को किस में मापते हैं, कूलाम में। जॉर्ज कूलाम साइंटिस्ट थे, उसके नाम से कूलाम में। और समय को सेकंड में, कूलाम पर सेकंड एम्पियर। और जो आपका एक मात्रक है वो बायोट, और एक बायोट में आपके 10 एम्पियर होते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर कह रहे हैं कि विद्युत धारा की दिशा, मोटा मोटा हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, फिर भी यहाँ कुछ बताया जा रहा है। अब मैं विद्युत परिपथों को ना 4 प्रकार के परिपथ आपको मैं बताऊंगा। जब हम आगे बढ़ेंगे ना अपने सिलेबस में, तो 4 प्रकार के परिपथ बताऊंगा। एक होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट को कुछ ऐसा कह सकते हो आप कि भाई जिसमें से धारा का प्रवाह ना ही हो, लेकिन हम उस ओपन सर्किट में भी माहौल बनाते हैं। हम एक विद्युत धारा के दुश्मन को इंट्रोड्यूस करते हैं वहां, और वो क्या होता है जी, प्रतिरोध। धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है।
ओपन सर्किट में ये कहा जाएगा कि वहां पर प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है, इसका मतलब वायर कनेक्ट ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे ओपन सर्किट, अनंत है प्रतिरोध, धारा को नहीं गुजरने देगा। एक होएगा क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट ये रहा, बंद परिपथ बोलते हैं। अगर ये ओपन सर्किट होता तो ये देखो यहां से इस स्विच को हम ऑन कर देते, ओपन कर देते, ये स्विच यहाँ क्या है, अब फिलहाल तो ऑन है, स्विच आपका क्या है, फिलहाल तो क्लोज है, ये स्विच है और ये स्विच आपका फिलहाल क्या है, क्लोज है। अगर मैं इसको क्लोज की जगह ओपन कर देता, क्लोज और ओपन, ओपन कर देता, तो जब ये ओपन होता तो यहाँ ये सर्किट टूट जाता तो यहाँ प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता, और प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता तब वहां धारा का प्रवाह नहीं होता, उसी को बोलते हैं ओपन सर्किट। अब ये मैंने स्विच आपका, आप देखो ये वायर, ये बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ आपने एक सेल लगा रखा है और ये विद्युत पात परिपथ हो गया। ये जो है ये आपकी मेटेलिक स्ट्रिप है, एक प्रकार का स्विच है। ये मत सोचना कि भाई यहाँ से करंट का प्रवाह नहीं होगा, ये मेटेलिक स्विच है और यहाँ पर देखो इंसुलेशन चढ़ाया गया है, बहुत ही छोटा ये आपका सर्किट बना है। इसका मतलब यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ओपन कर दिया जाएगा तो ये ओपन सर्किट होगा। अब ये क्या है, क्लोज सर्किट है, ये क्या है, क्लोज सर्किट। अच्छा, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, एक होता है जो आपका शॉर्ट सर्किट, एक क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट अभी इसी इसी पेज पे आप पढ़ोगे कि धारा, पानी, पहले पानी को सुनो, पानी और धारा, विद्युत धारा एक ही बराबर है। इलेक्ट्रॉन को तो हमने साइड में रख दिया, इलेक्ट्रॉन तो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल और धारा जाती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे आपके घरों में पानी ऊंचाई से नीचाई, ऊंचाई मतलब पॉजिटिव, नीचाई मतलब नेगेटिव, तो आपकी विद्युत धारा भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, ऊंचाई से नीचाई की तरफ। ऐसे लिंक बना के याद रखो। तो मैंने क्या कहा कि विद्युत धारा, जिस प्रकार से आपके घरों में पानी, आप खेत में जो काम करते हैं उनको पता होगा कि पानी हमेशा किस साइड बहता है, जहां पर बाधा कम हो। ऊंचाई की तरफ पानी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। या फिर ये कहें कि भी पानी हमेशा स्पीड से किस साइड चलेगा, जहां पर आपकी बाधा कम हो। या फिर ये कहें कि आगे निचाई हो, निचाण बोलते हैं बागड़ी भाषा में, आगे निचाण हो तो पानी बहुत तेजी से जाओगा, बोला नहीं आपका। तो भैया कि पानी का भाव हमेशा कहाँ होता है, हाई से लो की तरफ, ऊंचाई से निचाई की तरफ, जहां पर बाधा कम हो। आप स्पीड रोड पे कहां पकड़ोगे, जहां पर ब्रेकर कम हो, वही स्पीड आपकी ज्यादा होगी। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा वहां अच्छे से जाएगी जहां पर कोई बाधा ना आए, कोई भी बाधा इन द सेंस प्रतिरोध ना आए, बाधा इन द सेंस कि भाई कोई लोड ना आए। लोड आएगी वहां पर तो विद्युत धारा की कंजप्शन, कभी कभार जरूरी नहीं है लोड का मतलब कुछ हो। इस बल्लम में भी आप देखोगे, ये देखो अंदर की तरफ ये लिगामेंट जो नजर आ रहा है, ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है जो विद्युत धारा को उष्मा के तौर पर, उजाले के तौर पर नष्ट कर रहा है, प्रकाश दे रहा है और उष्मा, गर्म भी तो होता है ना, तो नष्ट कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर प्रतिरोध है। तो धारा हमेशा उस मार्ग को चूज करेगी जिसमें बाधा ना के बराबर हो, बाधा मतलब प्रतिरोध ना हो या फिर कोई लोड ना हो, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं जी, क्लोज सर्किट, लघु परिपथ, सॉरी लघु, क्लोज नहीं, शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ बोलते हैं, क्लोज तो ये हो गया। तो देखो ये जो था, अब हमने क्या किया, आपने क्या किया कि ये लोड को बाईपास कर दिया, तो यहां से हमने डायरेक्ट, ध्यान से देखो आप, यहां से डायरेक्ट हमने एक वायर यहां से जोड़ दिया, यहां हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, तो बताइए ये सर्किट हो गया पूरा। देखो ये सर्किट हो गया, ये सर्किट पूरा हो गया। तो बताइए धारा क्या इस मार्ग से जाएगी क्या, जहां पर लोड है आपका, इस मार्ग से नहीं जाएगी, इस मार्ग में जाएगी तो धारा का लोड जोर आएगा उसको, इस वजह से यहां से ही बाईपास हो गई। तो धारा हमेशा, एक तो देखो भाई, धारा को बहने के लिए एक तो आपका क्लोज सर्किट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, धारा हमेशा उस मार्ग को चूज करती है जिसमें आपकी बाधा ना के बराबर हो, या फिर ये कहें कि कोई लोड ना हो, या फिर ये कहें कि रोकने टोकने वाला कोई ना हो, समझ गए। और हमेशा धारा, विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, उच्च वोल्टेज से हमेशा लो वोल्टेज की, ठीक है, उच्च वोल्टेज से लो वोल्टेज की। पढ़ लीजिए विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रभावित होती है। बंद परिपथ के बारे में मैंने बता दिया। हालांकि ये परिपथ है ना, ये चार प्रकार के परिपथ है, इनको बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, परिपथ में मैं आपको बताऊंगा कौन सी फेज वायर है, कौन सी न्यूट्रल वायर है, ये सारी बातें बताई जाएगी। लेकिन अभी बताऊंगा तो मिक्स हो जाएगा, कचरा बचरा हो जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से और सीक्वेंस से चलना बहुत जरूरी है। तो विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो बस इसी पे रहेंगे। तो विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रभावित होती है। धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है, ये बात हमने पढ़ ली। धारा हमेशा उच्च विभव यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव वोल्टेज से हमेशा निम्न विभव, नेगेटिव वोल्टेज की तरफ विवाहित होती है। जबकि हमें अच्छे से पता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके लो वोल्टेज से यानी कि नेगेटिव से लो वोल्टेज से किसकी तरफ, हाई वोल्टेज यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्रभावित होते हैं। पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से, जब हमने ए टर्मिनल को पॉजिटिव बना दिया था। क्यों होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है ना,
पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो बाहर से पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्रभावित होते हैं। प्रभावित नहीं, क्या बोलेंगे, प्रभावित ही होते हैं, प्रभावित मतलब बहना। जबकि विद्युत धारा आपके उच्च विभव से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ प्रभावित होती है। धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है, भी विपरीत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव और धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रभावित होती है। विद्युत धारा की हमेशा निम्न प्रतिरोध के मार्ग को चूज करती है, और ये जो निम्न प्रतिरोध के मार्ग को चूज करती है, इसी को यहाँ इंडिकेट किया है किससे, शॉर्ट सर्किट से। इससे शॉर्ट सर्किट से। भाई ये वाला पाथ क्यों चूज करेगी, वो तो यहाँ से ही आ जाएगी, सर्किट तो पूरा हो गया। तो धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध के मार्ग को चूज करती है, इसी आधार पर यह किसी लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट में अपनी पूर्ण धारा मान से बहती है। शॉर्ट सर्किट का होना मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट का होना मतलब यह है कि धारा का मान तो मैक्सिमम होगा, धारा का मान तो मैक्सिमम होगा और आपके प्रतिरोध का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। धारा का मान तो क्या हो जाएगा, धारा का मान तो अनंत हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। तो क्या कहा है, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध मार्ग का चुनाव करती है, और जो इसी आधार पर यह किसी लघु परिपथ निम्न प्रतिरोध के मार्ग को चुनाव करती है, निम्न प्रतिरोध मार्ग को चूज करती है, ठीक है। और इसी वजह से आपका कौन से सर्किट का नाम निकल के आता है, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट को अपना पूर्ण धारा के साथ बहती है, धारा का मान मैक्सिमम हो जाएगा और प्रतिरोध का मान मिनिमम। तो विद्युत धारा की दिशा क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन के विपरीत होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, जबकि विद्युत धारा आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। अब जी धारा का एक मात्रक हमने देखा एम्पियर, इससे रिलेटेड ना अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन मार्केट में घूम रही है। आपके काम का जो है वो है जी 1 एम्पियर। एक तो हमने देखा कि एम्पियर इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले यहां से वापस स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया कि जो विद्युत धारा आई है उसको हमने देखा कि वो है आपके आवेश प्रवाह की दर डी क्यू बाई डी टी, उसको हमने अच्छे से जाना था। इसको जब हमने सोल्व किया तो आवेश को हम किस में मापते हैं, आवेश को मापते हैं जी हम चार्ज आवेश को किस में मापेंगे, कूलाम में, और समय को मापेंगे किस में, सेकंड में। तो ये जो निकल के आया है वो बनाएगा एम्पियर को। तो 1 एम्पियर, एम्पियर बराबर क्या हो जाता है, एम्पियर बराबर हो जाता है जी कूलाम पर सेकंड, एम्पियर बराबर क्या हो जाता है जी कूलाम पर सेकंड। एक तो आपके ये काम का है, हालांकि ये सारी डेफिनेशन इस पेज पे भी एम्पियर है और अगले पेज पे भी एम्पियर है। एम्पियर के बारे में बड़ा डिटेल से मैंने यहाँ लिख रखा है, परेशान मत होना, जो काम का है उसी पे फोकस करेंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात हमने देखा कूलाम पर सेकंड, एम्पियर को बताते हैं 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम। 1 सेकंड में किसी कंडक्टिंग वायर, किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम जो चार्ज को हम भेज रहे हैं वही आपका 1 एम्पियर को इंडिकेट करता है। तो इसे प्रतीकात्मक रूप से ए से बताया जाता है, जैसे विद्युत धारा को किससे बताया जाता है, आई से, चार्ज को क्यू से, समय को टी से, तो एम्पियर को किससे इंडिकेट किया जाता है, ए से। यह एम्पियर एसआई में विद्युत धारा का मात्रक है, मूल मात्रक है। एम्पियर क्या है, एसआई मतलब मूल मात्रक है। एसआई मात्रक हमेशा बड़ा होता है, जबकि धारा के हमने 3 मात्रक देख लिए, एम्पियर, कूलाम पर सेकंड, और एक हमने देखा था क्या, एक हमने देखा था जिसमें 10 एम्पियर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं जी, 10 एम्पियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोट। क्या बोलते हैं, बायोट। तो एक बायोट भी मात्रक है और एक बायोट में 10 एम्पियर होते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है कि एसआई मात्रक है आपका, इसका मान विद्युत चुम्बक की, मतलब विद्युत चुम्बक की खोजने वाले, इसको जो खोजा था एम्पियर के बारे में, आएगा नहीं पेपर में, पेपर में जो आएगा वो ऊपर है, मैं फोकस करा दूंगा। कह रहे कि इसकी खोज है ना, जिसने विद्युत चुम्बक खोजा था उसी साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या है, वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे रखा गया है, जिसने विद्युत चुम्बक खोजा था। विद्युत चुम्बक को खोजने वाले कौन थे, विद्युत जीके के सेंस में याद कर सकते हो, विद्युत चुम्बक को खोजने वाले थे आंद्रे एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर। उन साइंटिस्ट के नाम पर हमने अपनी विद्युत धारा के एसआई मात्रक का नाम रख दिया एम, क्या रख दिया जी, एम्पियर। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, ये वाली वैल्यू क्या तुमने याद की है, कहीं देखी है, याद करो। मैंने तुमको बताया था कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, ये वाली बात हमने
शायद पिछली से पिछली क्लास में अच्छे से कवर की थी, जब मैंने चार्ज के बारे में तुमको बताया था। मैंने तुमको बताया था कि ये पेपर में पूछा जाता है और भर भर के पूछा जाता है। तो ये जो 1 कूलाम चार्ज है वही तो हम यूज कर रहे हैं। 1 कूलाम चार्ज, ये मैंने बताया ना, 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज प्रभावित हो जाएगा तो उस धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। तो जो 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में गया है, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात हमने निकाली थी। तब मैंने कहा था कि तुम ये याद कर लेना, और वो होता है 6.25, 6.25 गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स या फिर इतने प्रोटॉन्स, क्योंकि कोई भी एटम है वो विद्युतीय रूप से क्या होता है जी, उदासीन होता है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या है, ये प्रोटॉन्स की भी संख्या है। तो ध्यान से देखिए, 1 कूलाम चार्ज में, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यही 1 कूलाम चार्ज है ना, आप 1 सेकंड में प्रभावित कर रहे हो। 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज को जब आप बहाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। तो कह रहा है कि किसी चालक में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज, और 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना में 10 की पावर 18। लेकिन यहाँ तो सर पॉइंट 6 है, ये पेपर में नहीं आता, ये बुक किस तौर पर है, इस पॉइंट को हटाऊंगा। ये हमारा जब सोल्व किया था तो यही वैल्यू आई थी, तो मैंने कहा था ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा, इस पॉइंट को इधर खिसका दो 6.25, और यहाँ हो जाएगा 1 जीरो कम कर दो, और आगे खिसका दो। तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि 6.25 है, पॉइंट 6, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो 625 गुना में 10 की पावर। इस पॉइंट को 3 खिसका दो तो 19 से कितना हो जाएगा, 21। ये कम होता चलता है, 19 से कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से एक खिसकाया था तो 18, एक और खिसका दोगे 62.5, 17, ये से 625 लिख दोगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और इतने ही आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो पेपर में सिर्फ ये आता है, पेपर में ये आता है। तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन क्या बनी, 1 एम्पीयर की डेफिनेशन बनी कि 1 सेकंड में 6.25 गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब प्रभावित हो जाए, यानी कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, कितने, 6.25 गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं, 1 कूलाम चार्ज भी बोल सकते हैं। कि 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज जब प्रभावित हो जाए, 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज जब आपका प्रभावित हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, कहते हैं हम आपका 1 एम्पीयर। क्या कहते हैं जी, 1 एम्पीयर। तो 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज, और 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से बता के हम, 1 कूलाम में 6.25 गुना में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, ये वाली बात ध्यान रखनी है, और एक ये वाली बात ध्यान रखनी है। ये वाले साइंटिस्ट के नाम याद रखो कि चुंबक की खोज करता कौन थे, आंद्रे मेरी एम्पियर की, उन्हीं के नाम पे रखा है, रख लीजिए। लेकिन ये और ये पूछी, ये और ये पूछी गई है। इसके अलावा ये भी डेफिनेशन है जो पूछी नहीं गई, जस्ट पढ़ना है। परेशान मत होना कि सर इतने हेवी वर्ड भी याद करने पड़ेंगे, नहीं करने, बस सुन लीजिए, सुनने से। और मैं तो जब ये रिवीजन वाली बात बोलता हूँ ना, बार बार पढ़ोगे ना, एक दिन तुमको ये भी याद हो जाएगा। और मैंने अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को कहा है कि तुम्हारे अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हुई तो जॉब तो तुम बहुत आसानी से लग जाओगे, अच्छी खासी जॉब तुमको मिल जाएगी। और तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता होगी, समझाने की क्षमता होगी, वो गुण जो सरस्वती माता के विशेष आशीर्वाद से आते हैं, अगर वो गुण भी तुम्हारे अंदर होंगे ना, तो इस सब्जेक्ट को तुम पढ़ाने ना लग जाओ ना, तो मेरे को कहना, नाम बदल दो, ये तो मैं नहीं कहूंगा, वरना तुम पता नहीं क्या नाम रख दोगे, लेकिन तुम पढ़ाने लग जाओगे, पढ़ाने लग जाओगे, क्योंकि मैं इतना शिद्दत से और इतने मजे से इसको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, एम्पियर के बारे में अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या दी गई है, वो तो थी जो अपने पेपर में पूछी जाती है। कुछ अंतरराष्ट्रीय भाषा भी दी गई है। जैसे आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा बहुत सारी है। जैसे ओम की अंतरराष्ट्रीय भाषा भी देता है कोई, कि पारे का एक स्तंभ है जिसका वजन 14.65 इतना ग्राम वजन है, इतनी लंबाई है, तो उसके अंदर जो प्रतिरोध है उसे 1 ओम से इंडिकेट किया गया है। ऐसे ही आपकी बहुत सारी परिभाषा और है, जैसे समय की परिभाषा है ना? जैसे आपके द्रव्यमान की परिभाषा है, वजन की परिभाषा है, हर चीज की परिभाषा है अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। ये पता है क्यों दी जाती है? कि भाई जब जैसे मान ले चाइना वाले कभी-कभार अड़ जाते हैं कि भाई हमारी जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू पूरे विश्व में लागू होनी चाहिए, पूरी पृथ्वी पे लागू होनी चाहिए। तब उनको कहता है रुक, रुक, इधर आ, इसको देख पहले से पेटेंट कर रखा है। तो पहले से हमने डिसाइड कर रखा है, ये वाली जो है ना प्रॉपर डेफिनेशन है ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू पूरे विश्व में लगेगी लगेगी तुम ज़्यादा दादा ना बनो। समझ रहे हो? तो ठीक उसी प्रकार से 1 एम्पीयर की ना एक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा बना दी गई। वो अंतरराष्ट्रीय मान के चलो, मैं कहता हूँ मेरा जो विद्युत धारा का जो प्रभाव हुआ है ना, मैं इसको 1 एम्पीयर मानूंगा, तो मेरी नहीं चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। 1 एम्पीयर की तुलना उस अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर से होगी, उसके साथ मैच कर गया तो आपका भी 1 एम्पीयर, उसे मैच नहीं किया तो आपको हमारे वाला ही सही करना पड़ेगा, वो वाले को चेंज हम। तो 1 एम्पीयर की 2 डेफिनेशन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब दो
दो समांतर चालक निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम में, जहां पर कोई भी आपके हवा पानी कुछ भी ना हो, निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, निर्वात जहां पर कुछ भी ना हो। निर्वात में 1 मीटर की दूरी, दो चालक आपकी प्लेट है, या फिर ये सोच लिए दो चालक आपके हैं, समांतर चालक है, प्लेट तार कुछ भी हो, और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर हो तथा उनके मध्य में 2 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन, 2 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन। एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुकना, एक कॉल आ रही है भाई। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि दो समांतर चालक हो जिनके बीच में निर्वात में 1 मीटर दूरी हो और उनके मध्य 2 गुना 10 की पावर -7 न्यूटन का बल लगे। मैंने 9 बोल दिया था, -7 है, का बल कार्य करे तो उनके उनमें प्रभावी धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। यानी कि कुछ बताया है कि सेट कर दिया अंतरराष्ट्रीय पैमाना कि दो चालक तार है, प्लेट है, कुछ भी है, जिनको निर्वात में ले जाएंगे, 1 मीटर की दूरी होगी और उनके बीच में कितना बल काम करे, 2 गुना 10 की पावर 7 न्यूटन का अगर बल लगे तो वो 1 एम्पीयर है। एक दूसरी परिभाषा, विद्युत धारा की वह शिथिर मान जिसमें सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, जब मैं बता रहा था ना विद्युत धारा के प्रभाव, तो मैंने आपको एक विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी बताया था जिसमें अपघटन, आयनीकरण करते हैं हम, जब किसी के ऊपर प्लेटिंग करते हैं, उसके ऊपर परत चढ़ाते हैं, है ना, तो वो आपका रासायनिक प्रभाव आता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में प्रभावित करने पर प्रति सेकेंड 0.00000018 ग्राम चांदी एकत्रित करे तो भाई 1 एम्पीयर माना जाएगा। क्या क्या लफड़ा है, मैंने क्या कहा था, जस्ट पढ़ना है, याद नहीं करना, ये कोई पेपर में नहीं पूछा जाता। एक तो इसने बताया कि दो चालक तारों को निर्वात में ले जाएंगे, 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे, इन दोनों चालकों के बीच में जब 2 गुना 10 की पावर -7 न्यूटन का बल लगे तो वो 1 एम्पीयर है। दूसरा कहा कि एक सिल्वर नाइट्रेट का घोल लो, उस घोल का, उस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, AgNO3, AgNO3, उस सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जब विद्युत धारा का प्रभाव कराएंगे, तो जब चांदी, सोने चांदी की जब परत चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ती है, जब आप पढ़ोगे ना, आपके रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे, तो कहेंगे कि 2 प्रकार की एक प्लेट रखी जाती है घोल में, जब उनके से अंदर से धारा का मान गुजारते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, एक पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, तो वो आपका धनायन प्लेट बन जाएगी, ग्रहण करेंगे वो ऋणायन। तो ऐसा कोई प्रोसीजर होता है जो पूरे चैप्टर के दौरान मैं तुमको बताऊंगा। फिलहाल तुम ये देखना कि जिस पे हम चांदी को इकट्ठा कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जहां हम चांदी को धनायन बना रहे हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन आएंगे, जहां पर चांदी को इकट्ठा कर रहे हैं, कितने चांदी की मात्रा इकट्ठी हो जाए, पॉइंट पॉइंट 000118 ग्राम चांदी इकट्ठी हो जाए, तो उस धारा का मान, जिस सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जो धारा आपने गुजारी थी, उस धारा का मान 1 ग्राम है। उस धारा का मान कितना है, 1 ग्राम। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 0.000118 ग्राम चांदी इकट्ठी करनी है, तो उस धारा का मान 1 एम्पीयर है। परेशान मत होना, बस ये ऐसे ही एवं ही है ये। तो विद्युत धारा का वेग, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा का वेग गति, है ना, गति में मतलब विद्युत धारा की गति निर्वात में प्रकाश की गति के बराबर है, प्रकाश के वेग के बराबर है, जो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के तुल्य होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि 1,86,000 माइल पर सेकंड। दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, याद कर लेना, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड या फिर 1,86,000 माइल पर सेकंड से इंडिकेट किया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर आ गया। अब देखते हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा को 2 प्रकार में हम डिवाइड करते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को हम 2 प्रकार, 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और पूरे चैप्टर है ये, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा भाई, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि इनके ऊपर ना पूरे चैप्टर हमें पढ़ने हैं। एसी और डीसी को हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है, लेकिन यहाँ मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं इनके ऊपर पूरे चैप्टर कराऊंगा आपको। लेकिन यहाँ मैं इतना एससी और डीसी के ऊपर, कंपैरिजन के ऊपर भी मेरी एक क्लास आएगी, जहाँ एक क्लास में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके कवर होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो विद्युत धारा को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आपकी डीसी करंट और एक आपकी एसी, डिस्ट धारा, और दूसरी आपकी प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी धारा कौन सी होती है, जो आपकी फिक्स वोल्टेज पे हो, कोई जिसमें फ्लक्चुएशन ना हो, जिसमें कोई भी वोल्टेज में उतराव चढ़ाव ना आए, वो आपकी कौन सी डीसी धारा है। और जो आपकी एसी धारा है, वो पल से पल में बदलती है, प्रत्येक प्रत्येक पॉइंट पे इसके मान में अंतर आएगा, वो आपकी कौन सी है, प्रत्येक पॉइंट पे आपके वोल्टेज या करंट में अंतर आएगा, वो आपकी एसी। यानी कि डीसी में आपकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। यहाँ हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है,
फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी और किस में मापते हैं जी, हर्ट्ज में मापते हैं, 0 हर्ट्ज है। और जबकि एसी में फ्रीक्वेंसी है ना डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। जैसे अपनी इंडिया पे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है, 50 हर्ट्ज पे आती है। कितनी आती है, 50 हर्ट्ज पे आती है ना। फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आती है, इंडिया में, IND, इंडिया में कितनी आती है जी, 50 हर्ट्ज आती है। जबकि मैं बात करूं यूएसए, यूएसए में कितनी आती है जी, यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 60 हर्ट्ज। कितनी आती है, 60 हर्ट्ज आती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं हो वो तो है आपकी क्या, वो तो है जी आपकी एसी, और जिसमें डीसी, और जिसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद हो वो आपकी है एसी, पल से पल में जो बदले। जैसे इंडिया में जो घरों में जो आपकी वोल्टेज करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, प्लस माइनस 3% होता है, ठीक है। जबकि यूएसए में कितनी आती है, 60 हर्ट्ज। जबकि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो दिष्ट धारा, अब दिष्ट धारा क्या है, बस इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ना है, परेशान मत होना, बड़े डिटेल से समझाऊंगा, एक एक चीज को बताऊंगा, लेकिन यहाँ बस इंट्रोडक्शन। ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होती, समय के साथ जो फिक्स रहे, टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, उसे हम क्या कहेंगे, दिष्ट धारा। वह धारा जिसका मान व दिशा सदैव नियत रहे, फिक्स रहे, उसे हम दिष्ट। मान भी फिक्स रहेगा। मान लेते हैं कि 5 वोल्टेज है तो 5 का 5 ही वोल्टेज रहेगा, ठीक है। ये है, अगर 5 वोल्टेज है तो ये 5 वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है। प्लस का 5 वोल्टेज है तो 5 वोल्टेज ही रहेगा। यानी कि मान भी फिक्स है और दिशा भी फिक्स है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। जबकि एसी की आवृत्ति इंडिया में 50, यूएसए में 60 होती है। डीसी धारा सेल, बैटरी व डीसी जनरेटर से प्राप्त होती है। डीसी धारा को हम किससे प्राप्त करते हैं जी, सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर। सेल से, बैटरी से, है ना। सेल में, सेल आपको जो मैंने दिखाया था क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, उसमें क्या लगा रखा है, ये जो सेल, क्योंकि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं तो किसी सेल में, किसी बैटरी में हम स्टोर कर लेंगे। ये देखो ये सेल है, ये तो ये डीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। इस वजह से ये किससे प्राप्त होती है, सेल, बैटरी या डीसी जनरेटर से, डीसी जनरेटर से प्राप्त होती है। इसको संचित किया जा सकता है, स्टोर कर सकते हैं सेल या बैटरी में, इसी वजह से इसको सेल या बैटरी से प्राप्त करते हैं। डीसी धारा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डीसी धारा के दो प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है जी, एक तो आपकी शुद्ध डीसी जिसको प्योर डीसी कहते हैं, और एक आपकी स्पंदित डीसी जिसे पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। शुद्ध डीसी और पल्सेटिंग डीसी में फर्क क्या है भाई, ये शुद्ध डीसी है जिसमें ना आपका मान और आपकी दिशा नियत रहेगी, है ना। मान और आपकी दिशा नियत रहेगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। यहाँ आपके मान, आपकी दिशा तो नियत है, आप इसी दिशा में जा रहे हो, लेकिन आपका मान नियत नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी, पल्सेटिंग। तो शुद्ध डीसी को किससे प्राप्त करते हैं, जो आप प्योर डीसी हो सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर से प्राप्त करते हैं, है ना। जबकि आपके दिष्टकारी जो आपके रिएक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रिएक्टिफायर, फुल वेव रिएक्टिफायर, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको, उससे या फिर सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर से, एससीआर से या कम्युटेटर से प्राप्त जो डीसी होती है वो आपकी पल्सेटिंग डीसी होती है। अब तुमको परेशान नहीं होना, आप कहोगे सर ये दिष्टकारी क्या है ना, ये रेक्टिफायर क्या होता है, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर होता क्या है, ये कम्यूटेटर होता क्या है। परेशान मत होना, मैंने क्या कहा जस्ट इंट्रोडक्शन के, कि भाई बस इतना सा ध्यान रख लीजिए सर, विद्युत धारा दो कैटेगरी, एसी डीसी। डीसी जिसके मान और दिशा नियत हो, कोई फ्रीक्वेंसी ना हो। इसके दो और पार्ट है, एक तो सर जिसमें सीधी रेखा आ गई थी, एक जिसमें ऐसे ऐसे कट कट के आ रही, बस इतना सर ध्यान रख लीजिए। ये जो प्योर है वो किससे, सेल, बैटरी और जनरेटर से प्राप्त होंगे। पल्सेटिंग डीसी है, सिर्फ दो तीन नाम बताए थे, एक तो दिष्टकारी था, एक एससीआर था, और एक आपका क्या था, एक आपका था जी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो आपके आप मशीनी पार्ट में पढ़ाऊंगा ना, कम्यूटेटर एक आएगा आपके एक शब्द, और वहां से क्वेश्चन भी बहुत सारे उठ के आते हैं, तो वहां से आपकी संबंधित डीसी यानी कि पल्सेटिंग डीसी प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं जी किसकी, बात करते हैं जी आपकी प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका डीसी का अपोजिट हो जाएगा, जो पल से पल में बदले, तो कहेगा कि वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो। समय के साथ मान और दिशा दोनों परिवर्तित हो। मान कैसे बदला, ये देखो पल से पल मान बदल रहे हैं ना, और दिशा बदल गई, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गई। मान और दिशा दोनों बदले, वो आपकी क्या है, वो आपकी है जी क्या, आपकी है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। भारत में प्रतिवर्ती धारा कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। जबकि यूएसए में जो प्रतिवर्ती धारा एसी है वो मैंने पहले भी बताया था, वो कितनी होती है, 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज होती है। और जो इंडिया में है ना, उस पे साथ में एक चीज और ध्यान रखना, वो होती है +-3%, +-3%। अच्छा, 50 का +-3% करेंगे तो कितना आएगा पता है, 1.5, क्योंकि 100 का 3% 3 होता है, 50 का 3% मतलब 1.5, यानी कि इसका मान 1.5 कम भी हो सकता है, यानी कि 48.5 हर्ट्ज से लेकर कहां तक आ जाएगी, 1.5 बढ़ भी सकता है, 51.5 हर्ट्ज तक।
ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चलती है इंडिया में। 50 हर्ट्ज इंडिया में, 60 हर्ट्ज यूएसए में, प्लस माइनस 3%। इस बात का मतलब क्या है, 50 का 3% कितना आएगा, 1.5, यानी कि 50 में से 1.5 माइनस किया 48.5 और प्लस किया तो 51.5 से वैल्यू चलती रहती है। प्रत्यावर्ती डीसी को किससे, सेल डीसी को स्टोर कर सकते हैं, सेल बैटरी और जनरेटर से हम प्राप्त करते हैं। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो एसी को हम बना सकते हैं किससे, प्रत्यावर्ती धारा को हम अल्टरनेटर से प्राप्त करते हैं, अल्टरनेटर से हम प्राप्त करते हैं, अल्टरनेटर से इसको बनाते हैं। इसको संचित नहीं किया जा सकता, इसको संचित स्टोर नहीं किया जा सकता। डीसी की तुलना में एसी का उत्पादन उच्च व पारेषण और वितरण करना आसान है। यानी कि डीसी के तुलना में डीसी को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं मिलती। एक तो भाई हमें लगता है कि एसी पे विद्युत का झटका लगता है, नहीं आप गलत हो। अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो डीसी बहुत खतरनाक। वोल्टेज ज्यादा, कम हो वोल्टेज कोई दिक्कत नहीं है, कम वोल्टेज पे डीसी कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो डीसी से बचना इम्पॉसिबल है। एसी से बच भी फिर भी जाया जा सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव आती है, तो आपको एक मौका मिलता है कि आप इससे झटके के साथ दूर हो सकते हो। लेकिन डीसी ने अगर पकड़ लिया तो उसकी वोल्टेज एक नियत रहती है ना, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसी स्पीड से वो आपका खून चूसेगी, सेकंडों में आपको खत्म कर देगी, है ना, धुआं उठता हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब हंसने वाली बात नहीं है, बस हंसी आ गई, है ना। वो कभी कभार वो ऐड आती है ना, जो वो अपने बाहर स्विच को ऑन करता है, हेवल्स के स्विच की ऐड आती है, वो ऑन घंटी बजाता है तो उसके ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं। तो वो याद आ गया था मेरे को, तब मेरे को हंसी आ गई। तो कह रहे हैं कि एसी और डीसी में डीसी को क्यों प्रेफरेंस नहीं मिलती, क्योंकि भाई एक तो ना उसको हम बहुत ज्यादा उच्च मात्रा में बहुत ज्यादा उसका उत्पादन नहीं कर सकते, और उसका पारेषण और वितरण में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। एसी का हम उच्च मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, पारेषण और वितरण में स्टेप अप और स्टेप डाउन से, दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर से इसको बहुत लंबे दूरी तक, घरों में भी आपकी क्या आती है, एसी आती है, तो उसको भेजा जा सकता है। तो डीसी की तुलना में एसी का उत्पादन भी उच्च है, और पारेषण और वितरण यानी कि बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना भी आसान है, और खतरनाक भी ये डीसी की तुलना में कम है। ठीक है, तो उसको कहाँ प्रयोग करते थे, उसको हमने देखा कि भाई सेल बैटरी और डीसी जनरेटर से, इसको कहाँ कहेंगे, सब जगह, सब जगह आपके घरेलू फैक्ट्रियों में, कारखानों में, अस्पतालों में आपकी सब की सब क्या रहती है, एसी नजर आती है। इसको संचित हम नहीं कर सकते और इसको अल्टरनेटर से प्राप्त करते हैं। फिर हम देखेंगे कि एसी धारा के प्रकार, एसी धारा के प्रकार, तो एसी जिस प्रकार से डीसी धारा के दो प्रकार का, इन द सेंस कि इसके आउटपुट की वेव कैसी आएगी। उसमें डीसी में हमने देखा सीधी रेखा आ रही है, उसको तुमने प्योर बोल दिया था, और एक ऐसे कट के आ रही है, उसको हमने पल्सेटिंग या स्पंदित बोल दिया था। प्योर किसकी थी, सेल बैटरी और जनरेटर की। पल्सेटिंग किसकी थी, आपके दिष्टकारी रेक्टिफायर की, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो था आपका उसकी, या फिर आपकी किसकी थी, या थी आपकी कम्यूटेटर की, वो पल्सेटिंग डीसी थी। जबकि एससी में चार प्रकार के आउटपुट की वेव नजर आएगी। एक तो ये जिसे आप एससी बोलते हो, साइनोसोडल बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, ज्या तरंग या फिर साइनोसोडल वेव। अब इससे रिलेटेड ना इतने सारे क्वेश्चन है, साइनोसोडल वेव से पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर, बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, यहां नहीं बता रहा। यहां बस आपको ध्यान रखना है कि एसी का एक प्रकार है जिसमें उसको बोलते हैं साइन वेव, साइनोसोडल वेव, या फिर उसको बोलते हैं ज्या तरंग, पल से पल में जो बदलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है। इसको एसी को किससे प्राप्त करते हैं, अल्टरनेटर से। तो ज्यादातर जो एसी है वो आउटपुट जो देगी, जो एसी आउटपुट देगी वो अल्टरनेटर की आउटपुट ही रहेगी। तो इसकी आउटपुट अल्टरनेटर से या दोलितर से, जनरेटर से आपकी प्राप्त करते हैं साइनोसोडल। दूसरी जो है आपकी वो है जी वर्गाकार एसी, यानी कि स्क्वायर वेव। साइनोसोडल वेव आ सकती है और आपकी स्क्वायर वेव आ सकती है, जितने पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अच्छा, ये आपकी प्योर फॉर्म की है, प्योर फॉर्म एसी है। यही आपकी इम्प्योर एसी होती, मान के चलते हैं साइनोसोडल में मैं इम्प्योर आपकी एसी बनाता, तो पता है कैसे हो जाती, ऐसे हो जाती है भाई, ऐसे हो जाती है ना, ऐसे हो जाती, ऐसे हो जाती, समझ गए मेरी बात को। या फिर ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ छोटा हो गया, फिर यहाँ छोटा हो गया और यहाँ बड़ा हो गया, ऐसे। ये आपकी क्या है, ये भी आपकी एसी तो है। एसी कैसे है, क्योंकि पल से पल में मान बदल रहा है। दूसरी बात, ये पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा में जा रही है, मान और दिशा दोनों बदल गई। लेकिन ये प्योर एसी नहीं है, प्योर साइनोसोडल वेव नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव में है उतना ही आपका किस में होना चाहिए, नेगेटिव में। यहाँ पॉजिटिव में है उतना ही आपका किस में होना चाहिए, नेगेटिव में। ये आपकी क्या है, ये आपकी स्क्वायर है। और स्क्वायर में भी आपकी आपकी ठीक उसी प्रकार से पल्सेटिंग स्क्वायर कैसी होगी, पल्सेटिंग स्क्वायर को आप ऐसे ही बता सकते हो कि भी जितना पॉजिटिव में है उतना नेगेटिव में ना नजर आए, जितना पॉजिटिव में है उतना नेगेटिव में ना नजर आए। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी हो गई भाई, आपकी होगी पल्सेटिंग।
क्या बोलेंगे इसको? इसको बोल देंगे पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मतलब विशुद्ध एसी। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको बार-बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे बात को कि जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में ना नज़र आए तो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी पल्सेटिंग डीसी कहलाएगी। पल्सेटिंग एसी और पल्सेटिंग डीसी दोनों बोल सकते हो। कहाँ से प्राप्त करेंगे? अल्टरनेटर या 2 लीटर से, अल्टरनेटर या 2 लीटर से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एसी के एक प्रकार में, ये तो हो गया ना? 1 मिनट। एसी के एक प्रकार में आप क्या बोलोगे? 4 प्रकार की वेव मिलती है। एक तो मिली जी साइनोसॉइडल वेव, ज्या तरंग बोलते हैं, एक स्क्वायर वेव। एक मिलती है जी आपको कौन-सी? सॉटूथ वेव। कौन-सी मिलती है जी? सॉटूथ वेव। एसी के प्रकार में एक वेव आपको कौन-सी मिलती है? सॉटूथ वेव। आरी के दांतों के जैसे, जितना पॉजिटिव में रहेगा उतने नेगेटिव आरी के दांते के जैसे नजर आएगी। ये भी किससे प्राप्त करते हैं? अल्टरनेटर या 2 लीटर से। अल्टरनेटर साइनोसॉइडल से जो मिलते हैं ना वो तो मिलते हैं अल्टरनेटर से, और बाकी जो है ना वो मिलती है 2 लीटर से, अल्टरनेटर से। साइनोसॉइडल जो आपकी आउटपुट मिलेगी, साइनोसॉइडल ऐसे समझते हैं ना, जहां तरंग जिसे बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं, वो तो मिलेगी अल्टरनेटर से। और बाकी मिलेगी किससे? जिसमें बाकी कौन कौन है? स्क्वेयर है, सातूथ है, या फिर क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर। ये किससे मिलेगी जी? ये मिलेगी जी 2 लीटर से, यानी कि जनरेटर से। ठीक है, तो देख लीजिए ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर में त्रिभुज के आकार की ये एक त्रिभुज बनी, तो जितना पॉजिटिव में बनेगी उतना नेगेटिव में बन जाएगी, जितना पॉजिटिव में बनेगी उतनी ही आपकी किस में बन जाएगी? नेगेटिव में बन जाएगी। तो जितना पॉजिटिव में बनेगी उतनी ही आपकी किस में बन जाएगी? नेगेटिव में बन जाएगी। तो ये कौन सी है? ये प्योर एसी है। यही मैं कहता कि इम्प्योर बनाओ, इम्प्योर बनाओ, तो इम्प्योर का एक एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगुलर वेव में। तो इम्प्योर का एक एग्जांपल लिया ट्रायंगुलर में, पॉजिटिव में बनी उतनी आपकी नेगेटिव में ना बने, उतनी आपकी नेगेटिव में ना बने, तो ये क्या बन गई? ये बन गई जी इम्प्योर एसी। इम्प्योर में कौन सी? इम्प्योर ट्रायंगुलर एसी। इसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध, विशुद्ध, या फिर इसको पल्सेटिंग भी बोलते हैं। इम्प्योर, अशुद्ध लिख देता हूं, ये क्या है जी? अशुद्ध, शुद्ध नहीं है, ये क्या है? अशुद्ध आपकी एसी है। और अशुद्ध में कौन सी एसी की फॉर्म है? ये अशुद्ध ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार आपकी एसी है। क्लियर है? तो ये थे भाई एसी और डीसी के प्रकार। एक बार मैं प्रकार पे फिर से आपका ध्यान निकालना चाहूंगा, ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। डीसी में प्योर और इम्प्योर। प्योर में आपको पता है कि पहले तो आप एसी और डीसी के देख लीजिए, फिर मैंने कहा डीसी के पल से पल में मान ऐसा कुछ नहीं आएगा, फिक्स रहेगी, फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज रहेगी, संचित कर सकते हैं सेल बैटरी और अल्टरनेटर में। फिर मैंने आपको बताया कि शुद्ध डीसी और पल्सेटिंग। शुद्ध डीसी में बिल्कुल फ्रीक्वेंसी यहां बदलेगी पल्सेटिंग में, लेकिन धारा का मान बदलेगा, जबकि दिशा फिक्स रहेगी। दिशा फिक्स होना मतलब एक ही क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नहीं जा रही, तो मान तो बदल रहा है। तो ये किससे प्राप्त करेंगे? दिष्टकारी सिलिकॉन एससीआर से, फिर आपका कम्यूटेटर से। फिर एसी में देखा, इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, पल से पल में मान जिसका बदले, और यूएसए में 60 प्लस माइनस 3% हम करते हैं, जिसको हम किससे प्राप्त करेंगे? अल्टरनेटर से। संचित नहीं कर सकते, पारेषण वितरण उच्च किया जा सकता है। 4 प्रकार की फॉर्म देखी, साइनोसोडल, दूसरी स्क्वेयर, फिर इसके बाद हमने क्या देखी? उसके बाद हमने देखी सातूथ, आरी के दांतों के जैसे, और हमने देखी क्या? ट्रायंगुलर। सिर्फ और सिर्फ साइनोसोडल वेव है जो किससे प्राप्त होती है? अल्टरनेटर के आउटपुट से। बाकी सब कौन कौन से? साइनोसोडल के बाद स्क्वेयर, सातूथ और ट्रायंगुलर, ये किससे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है जी दोलित्र से। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने एससी और डीसी को समझाया है, हालांकि इसके ऊपर पूरी एक यूनिट 5 से 6 लेक्चर में तो मैं आपको डीसी को अच्छे से समझाऊंगा, डीसी, और फिर डीसी मोटर वाले पोर्शन में भी इसका जिक्र होगा, और फिर कम से कम 6 से 7 लेक्चर में आपको मैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को बहुत डिटेल यहाँ इंट्रोडक्शन। होप सो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं समझाने में कामयाब रहा होगा, और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक की बाल की खाल खींचना इन द सेंस पेपर में गलत नहीं होना है ना। आउट ऑफ, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। आउट ऑफ नाम की कोई चीज नहीं है, अपने सिलेबस से बाहर क्वेश्चन। बात ये है कि आप लोगों ने उसको क्लास में नहीं करवाया। आप क्लास में वही चीज कराते हो जो आपको आती है, या फिर आप वो चीज करवाते हो जो आपको ईजी लगती है। चीजों के साथ ना मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जो क्लास के स्टार्टिंग में मैं क्यों रिवीजन कराता हूँ, इसमें मेरे को जोर आता है ना, आपको तो नहीं आता है ना। मैं तो ये कह सकता हूँ कि रिवाइज करके आया करो, मैं क्यों जोर लगाता हूँ? क्योंकि बच्चों के हित में कुछ ना कुछ मैं अच्छा करता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से फाउंडेशन बैच को एक बार आप निकाल लीजिए आंखों से, फिर पीडीएफ को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, और टाइम है तो फिर से पीडीएफ को लगाइए, क्लास को 2 की 3 की स्पीड में तब तक देखते रहिए जब तक एग्जाम ना आ जाए। देखते रहिए, नुकसान क्या है भाई, पैसे एक्स्ट्रा थोड़ी ना लग रहे हैं। और जहां और टीचर इसको कम से कम 2,500 3,000 3,000 2,000 1,500 रुपए में बेच रहे हैं, वहीं मात्र 500 रुपए में। क्योंकि मैंने पहले भी यही सोचा था, अब प्रॉब्लम ये है फ्री नहीं करवा पाया, क्योंकि पीडीएफ कहाँ पर जुगाड़ करूं।
पीडीएफ के लिए अगर मैं ऐसे कहता हूँ टेलीग्राम पे दे दो, ये दे दो, तो मेरे से इतना वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिर वो चली जाएगी तो बच्चों की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। ये जो 499 जो चार्ज रखा है ना, उसके पीछे बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं। मेरी जेब से आता-आता अगर इस 499 रुपए में से अगर 50 रुपए भी आ गए ना, तो मेरे को बहुत बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं, जो मेरे को पे करने पड़ते हैं। बस मकसद ये है कि बच्चा पढ़ पाए। अगर मैं इसका रेट उतना भी रखता, तो भी बिकता, क्योंकि कंटेंट में दम होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए और पेपर निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सोच रहा हूँ कि बेरोज़गारों से क्या छीना-झपटी करूँ। तो नॉमिनल सा चार्ज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ। आप ये प्लेलिस्ट जो बनी है उनको लगा लीजिए, थ्योरी कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।